Hello and welcome all of you. Today we are going to discuss the topic of Hicks theory of business cycle और ट्रेड साइकिल। यानी आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो हिक्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रेड साइकिल होता क्या है। कोई भी जो अर्थव्यवस्था होती है उस अर्थव्यवस्था के अंदर जो एक निश्चित समय अवधि के बाद में एक बार मंदी आती है, मंदी के बाद में फिर से जो अर्थव्यवस्था में जो तेजी आती है, तो ये मंदी और तेजी के जो दौर आते हैं उसे हम जो है व्यापार चक्कर कहते हैं। जैसे ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने जो टाइम लिया और ओ वाई के ऊपर हमने जो है ग्रोथ रेट ली, तो उस अवस्था के अंदर आप देखिएगा कि ये जो ट्रेड है ये ग्रोथ लाइन है, जो आप इसको आप ई ग्रोथ लाइन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था जो तेजी की अवस्था में है, फिर यहाँ पर जब सुस्ती आनी शुरू होती है, फिर यहाँ अर्थव्यवस्था मंदी की अर्थव्यवस्था जो स्थिति में चली जाती है और उसके बाद फिर से जो अर्थव्यवस्था के अंदर रिकवरी होती है। तो इस प्रकार से ये जो तेजी है उसके बाद में मंदी है, मंदी के बाद फिर से तेजी है, इस प्रकार से ये जो अर्थव्यवस्था होती है वो आगे बढ़ती है। तो इन मंदी और तेजी के जो साइकिल आते हैं इसको हम जो व्यापार चक्कर कहते हैं। व्यापार चक्कर जो है उसके पीछे कौन से कारण होते हैं, किस वजह से जो व्यापार चक्कर आते हैं, उसको लेकर के जो अर्थशास्त्रियों में मतभेद पाया जाता है। और इस मतभेद की वजह से जो है अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने जो है अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। जैसे अगर आप इससे पहले केन्ज का देखें तो केन्ज ने जो है अपने सिद्धांत के अंदर कहा कि जो व्यापार चक्र है उसका कारण जो गुणक होता है, निवेश गुणक होता है। उसके बाद में हमने जो सिद्धांत किया था, इससे पहले जो आज अपन जो हिक्स का सिद्धांत करेंगे, हिक्स से पहले हमने जो सैमुअल्सन की थ्योरी की थी। सैमुअल्सन ने ये माना था कि व्यापार चक्कर जो आने का कारण है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और जो एक्सेलरेटर है वो है, यानी गुणक और त्वरक दोनों हैं। और जो आज हम कर रहे हैं हिक्स का जो सिद्धांत है वो भी गुणक और त्वरक की जो अंतःक्रिया है उसी के आधार पर जो है व्यापार चक्र की व्याख्या करता है। तो आइए आज अपन हिक्स के व्यापार चक्र के सिद्धांत को देखते हैं। जो हिक्स से पहले आप हम जो एक बार सैमुअल्सन को जरूर जानेंगे, क्योंकि सैमुअल्सन के आधार पर ही जो बाद में हिक्स ने जो अपना सिद्धांत दिया था। तो सैमुअल्सन ने जो व्यापार चक्र का सिद्धांत विकसित किया था, यह व्यापार चक्र का जो सिद्धांत है उन्होंने अपने लेख इंटरेक्शन बिटवीन द मल्टीप्लायर एनालिसिस एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन में किया था। उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आते हैं, यानी मंदी और तेजी आती है, वो निवेश गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया के कारण आते हैं। लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि अर्थव्यवस्था के अंदर मान लीजिए कि ये स्थिति है, ये तेजी है, तो यहाँ पर किस वजह से ये जो अर्थ वापस जो है ये चक्कर जो नीचे की तरफ आता है, और अगर ये एक बार नीचे की तरफ चला गया तो उसके वजह से जो है वो किस प्रकार से ऊपर की तरफ आएगा। यानी एक ये ऊपरी सीमा जिससे ऊपर की तरफ चक्कर नहीं जा सकता, और ये एक निचली सीमा उससे नीचे जो वो एक अर्थव्यवस्था नहीं जा सकती। तो वो ऊपरी सीमा और निचली सीमा जो थी उसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे कि ये मोड़ क्यों आते हैं। तो ये जो हिक्स का सिद्धांत है, इस हिक्स के सिद्धांत के अंदर ये माना गया है कि व्यापार चक्र की वजह तो जो त्वरक ही है, लेकिन त्वरक के साथ त्वरक और गुणक दोनों है। लेकिन हिक्स ने इससे आगे एक और बात बताई है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो व्यापार चक्कर होते हैं, एक उसकी जो सीलिंग होती है, यानी ऊपरी सीमा होती है, जो अर्थव्यवस्था उससे ऊपर नहीं जा सकती, और एक उसकी निचली सीमा होती है अर्थव्यवस्था जो उससे नीचे नहीं जा सकती। तो अब हम हिक्स के व्यापार चक्र के सिद्धांत में ये देखते हैं। जे.आर. हिक्स ने अपने व्यापार चक्र के सिद्धांत की व्याख्या अपनी पुस्तक कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल में किया है। उन्होंने व्यापार चक्र का कारण निवेश गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया को माना है। तो ये बात तो सैमुअल्सन ने भी मानी थी कि व्यापार चक्र जो है वो उसके आने का कारण निवेश गुणक और जो त्वरक है उसकी अंतःक्रिया है। इन्हीं के प्रभाव से ही जो अर्थव्यवस्था के अंदर मंदी और तेजी आती है। अब पहले आप हिक्स के सिद्धांत की मान्यता देखते हैं। पहला, अर्थव्यवस्था जो प्रगतिशील है। प्रगतिशील होने का मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था के अंदर जो वृद्धि होती है वो लगातार ग्रोथ रेट ऊपर की तरफ होती है। ऐसा नहीं है कि इसी प्रकार से इसी के जो अपने ओ एक्स अक्ष है उसके समानांतर चलेगी। अर्थव्यवस्था के अंदर लगातार जो है उत्पादन के नए साधन विकसित हो रहे हैं, जनसंख्या में वृद्धि के कारण श्रम की आपूर्ति में वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था जो है लगातार अपनी पिछली जो अवस्था होती है उससे ऊंचे स्तर के ऊपर जो है चली जाती है। दूसरा, अर्थव्यवस्था में स्वचालित निवेश में लगातार वृद्धि होती जाती है। स्वचालित निवेश क्या होता है?
ये वो इन्वेस्टमेंट होता है जो सरकार के द्वारा किया जाता है, और ये जो निवेश होता है ये आय तथा लाभ से स्वतंत्र होता है। यानी सरकार जो इन्वेस्टमेंट करती है वो इन्वेस्टमेंट सरकार लाभ की मात्रा को या इनकम के लेवल को देख करके नहीं करती। तो अर्थव्यवस्था में स्वचालित निवेश लगातार बढ़ता रहेगा। अर्थव्यवस्था जो है संतुलन के स्तर से हटने के बाद असंतुलन की ओर जाती है। यानी एक बार अगर अर्थव्यवस्था संतुलन के बिंदु से अलग हटी तो उसके बाद में अर्थव्यवस्था जो है वापस उस बिंदु के ऊपर नहीं आएगी, बल्कि वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो असंतुलन है उसकी तरफ बढ़ती चली जाएगी। उत्पादन को पूर्ण रोजगार के स्तर से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो सीलिंग का कार्य करता है कि अर्थव्यवस्था जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट से आगे नहीं बढ़ सकती, वो जो पूर्ण रोजगार का स्तर ही उसकी सीलिंग को निर्धारित करता है। आगे संकुचन पर कोई प्रत्यक्ष प्रतिबंध नहीं होता। यानी अर्थव्यवस्था जितना चाहे उतना गर्त में जा सकती है, नीचे की तरफ जा सकती है, लेकिन जो त्वरक होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से इस पर रोक लगाता है। यानी त्वरक की वजह से ही एक अर्थव्यवस्था जो होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे नहीं जा पाती, और ये त्वरक जो होता है वो निचली सीमा को निर्धारित करता है। तो अब देखिए, एक जो मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था है, इसके अंदर ये निचली सीमा और ये ऊपर वाली सीमा है। तो ये सीमा तो जो उस अर्थव्यवस्था के अंदर मौजूद जो साधन है उनमें पूर्ण रोजगार के स्तर पर निर्भर करती है कि ये पूर्ण रोजगार की रेखा है इस स्तर के ऊपर जब अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होगा। तो पूर्ण रोजगार से आगे अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ सकती, और नीचे की तरफ ये जितना चाहे उतना डाउन आ सकती है, लेकिन एक सीमा से नीचे नहीं आएगी। ये जो इसकी फ्लोर है, नीचे जो निचली सीमा है वो है, ये जो है त्वरक की वजह से नहीं होता, कि त्वरक के कारण जो है थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, उसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे नहीं आएगी। तो ये जो है फ्लोर का कार्य करेगी, और ये जो वो सीलिंग का कार्य करेगी। इसके बाद अगली जो मान्यता है वो है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर है, अर्थात जो गुणक है उसका मूल्य स्थिर रहेगा, क्योंकि जो मल्टीप्लायर का मूल्य होता है 1 - 1 MPC, और जब तक ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी MPC स्थिर है तब तक जो गुणक का मूल्य भी स्थिर है। तो इसको आप ये केवल ये भी दिखा सकते हैं कि MPC है वो कांस्टेंट है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू जो वो स्थिर है। आगे पूंजी उत्पाद अनुपात स्थिर है, अर्थात त्वरक का मूल्य स्थिर है। ये पूंजी उत्पाद अनुपात जो होता है वो त्वरक का ही मूल्य होता है। पूंजी उत्पाद अनुपात क्या होता है कि 1 रुपए की वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो है कितने रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये पूंजी उत्पाद अनुपात है। जैसे मान लीजिए कि भी 1 रुपए की वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए 5 रुपए का जो वो निवेश करना पड़ा, तो यहाँ पर पूंजी उत्पाद अनुपात जो 5:1 हो जाएगा। इसका मतलब जो त्वरक है उसका मूल्य जो 5 होगा। इसके बाद उत्पादन की टेक्नोलॉजी है वो स्थिर है, यानी उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता। गुणक और त्वरक जो है पिछड़े संबंध के रूप में कार्य करते हैं। इसका मतलब वर्तमान समय का जो निवेश है वो वर्तमान समय का जो उपभोग है वो जो है पिछली आय के ऊपर निर्भर करेगा, और जो गुणक का मूल्य है वो उस MPC के ऊपर निर्भर करेगा। इसी प्रकार से जो त्वरक होता है वो भी जो है पिछली जो दो आय स्तर होते हैं पिछली 2 अवधियों के, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट है वर्तमान उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग हो रहा है। अगर वर्तमान उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है तो उससे जैसे ही आय बढ़ने से मांग बढ़ेगी, उस मांग को पूरा करने के लिए नया निवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब उस अवस्था के दौरान जो है त्वरक का वो कार्य नहीं करेगा। तो वर्तमान उत्पादन क्षमता का अगर पूर्ण उपयोग हो रहा है तो उसमें अगर एक भी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उस मांग को वर्तमान उद्योगों के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में नया निवेश करना ही करना पड़ेगा मांग के बढ़ने पर। अर्थव्यवस्था बंद है, इसका मतलब एक देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर आयात और निर्यात नहीं होता। तो ये अजम्पशन थी। अब हम सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। हिक्स ने अपने व्यापार चक्र के सिद्धांत में व्यापार चक्र का जो कारण है वो गुणक और त्वरक को माना है। उन्होंने 2 प्रकार का निवेश माना है। पहला स्वायत्त निवेश जो गुणक के द्वारा प्रभाव डालता है। स्वायत्त निवेश जो होता है सरकार के द्वारा किया जाता है। तो प्रारंभ में जो है अर्थव्यवस्था के अंदर जो संतुलन होता है
उस संतुलन के स्तर से अर्थव्यवस्था जो असंतुलन की तरफ बढ़ेगी, वो स्वायत्त निवेश की वजह से बढ़ेगी। तो जब स्वायत्त निवेश किया जाएगा तो उसके कारण जो है वो आय में कई गुना ज़्यादा वृद्धि होगी, और ये जो कितने गुना वृद्धि होगी ये गुणक के मूल्य पर निर्भर करता है। और दूसरा प्रेरित निवेश होता है। प्रेरित निवेश वो निवेश होता है जब इन्वेस्टमेंट के अंदर परिवर्तन करने से आय में वृद्धि होगी, उसके कारण डिमांड बढ़ती है। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो वो कैपिटल आउटपुट रेशियो के अनुसार यानी पूंजी उत्पाद अनुपात यानी तवरक के मूल्य के अनुसार जो एक नया निवेश किया जाता है, उस निवेश को जो है हम तवरक कहते हैं। तो जो प्रेरित निवेश होता है जो मांग से या आय से प्रेरित होता है, वो जो होता है प्रभाव डालता है वो तवरक के माध्यम से जो अपना प्रभाव अर्थव्यवस्था पर डालता है। जैसे आप इस चीज को समझते हैं कि शुरू में मान लीजिए कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किया गया, यहाँ पर के का मूल्य जो वो 2 है, तो जब 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया तो उसके कारण अर्थव्यवस्था के अंदर 200 रुपए की इनकम बढ़ी। अब 200 रुपए की इनकम के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर जो एमपीसी है वो 0.5 है, यानी एक व्यक्ति जो है 100 रुपए के बराबर उपभोग करेगा। तो वर्तमान उद्योग जो होते हैं अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं, तो ये 100 रुपए की जो मांग बढ़ी, इस मांग को वर्तमान उद्योगों के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। तो इस अवस्था के अंदर अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है 3 है, तो उस अवस्था के अंदर इस 100 रुपए की मांग को पूरा करने के लिए 300 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो जब 300 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया तो वो क्या प्रेरित निवेश है, क्योंकि ये इस आय या मांग से प्रेरित हुआ है। तो यहाँ पर तवरक के अनुसार जो बाद में निवेश किया जाता है कई गुना ज्यादा। तो जब तवरक के अनुसार इन्वेस्टमेंट किया गया तो उस इन्वेस्टमेंट के कारण आय के अंदर जो है फिर से 2 गुना वृद्धि होगी, 600 रुपए की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है ये आगे से आगे चलती जाती है। शुरू में जब स्वायत्त निवेश के अंदर वृद्धि की जाती है तो उसके कारण जो है निवेश गुणक की वजह से आय में कई गुना ज्यादा वृद्धि होती है। और अब जब आय बढ़ती है तो उसके कारण मांग में भी जो है वृद्धि होती है, और ये मांग में जो वृद्धि होती है वो एमपीसी के अनुसार होती है, यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के अनुसार वृद्धि होती है। अब जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के अनुसार मांग बढ़ी तो हिक्स ने अपने सिद्धांत के अंदर ये मान्यता ली है कि वर्तमान उद्योग जो अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं। ऐसे में जो मांग बढ़ी थी उस मांग के बढ़ने के कारण जो है पूंजी उत्पाद अनुपात यानी तवरक के अनुसार जो है कई गुना ज्यादा प्रेरित निवेश किया जाता है, वरना तो उस मांग को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्तमान उद्योगों में तो और उत्पादन करने की क्षमता ही नहीं है। तो ऐसे में नया निवेश करना पड़ेगा, और ये जो निवेश है ये प्रेरित निवेश कहलाता है, जो कि तवरक के मूल्य के अनुसार किया जाता है। तो जब नया निवेश किया जाएगा तो उसके कारण आय में और ज्यादा वृद्धि होगी, और जब आय में और ज्यादा वृद्धि होती है तो उसके कारण अर्थव्यवस्था जो है विकास पथ पर आगे बढ़ने लगती है। लेकिन ये जो है अनंत काल तक आगे नहीं बढ़ सकती, कि ऐसा नहीं है कि लगातार जो है इस प्रकार से निवेश और गुणक जो है वो आगे से आगे रिएक्शन करते जाएंगे और उसकी वजह से अर्थव्यवस्था जो अनंत काल तक आगे बढ़ती रहेगी। जैसा कि केन्ज ने अपने सिद्धांत में बताया था कि आय के बढ़ने के कारण जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम होती चली जाती है, क्योंकि व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं पूरी होती चली जाती है। इसकी वजह से एक व्यक्ति जो है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है अपनी आय का जो भाग होता है वो कम खर्च करता है कंजप्शन के ऊपर। तो एक सीमा से अधिक आय के बढ़ने पर एमपीसी जो होती है वो कम होने लगती है, और उसके कम होने की वजह से उपभोग पर व्यय कम हो जाता है। और जब उपभोग के ऊपर व्यय कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगी, डिमांड कम होगी, और जब डिमांड कम होगी तो उसके कारण जो है निवेश कम किया जाएगा। अब जब निवेश कम किया जाएगा तो उसके कारण एक तरफ तो जो गुणक की वजह से आय में कमी होगी, और दूसरी तरफ जो तवरक की वजह से जो आय में कमी होगी। तो इस प्रकार से जब एक बार इन्वेस्टमेंट में कमी की जाती है तो उसके कारण जो है गुणक और तवरक की प्रतिकूल प्रक्रिया की वजह से आय में कई गुना ज्यादा कमी होती है, और जब आय में कई गुना ज्यादा कमी होगी तो उसकी वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर मंदी आती है, और ये मंदी जो है लगातार आगे बढ़ती रहती है। अब आय जिस अनुपात में कम हो रही है, क्योंकि जब हमने देखा कि भी एक बार कमी होनी शुरू हो गई तो आय जो लगातार कम होती चली जाती है, लेकिन आय जिस अनुपात में कम होती है उपभोग में उसी अनुपात में कमी नहीं हो पाती, क्योंकि व्यक्ति जो होते हैं अपने जीवन स्तर को बनाए रखना चाहते हैं। तो ऐसे में इनकम के कम होने पर भी वो अपने कंजप्शन को उस अनुपात में कम नहीं कर पाते, तो इसके कारण मांग में भी उतनी कमी नहीं होती। इसके अलावा जो मांग उसको पूरा करने के लिए कुछ उत्पादन गतिविधियां चलती रहती है, यानी जितनी भी वैश्विक मांग कम है
लेकिन उस कम मांग को पूरा करने के लिए भी जो कुछ उत्पादन की गतिविधियां चलती रहती है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था के अंदर जो टूट फूट होती रहती है वो पूंजीगत वस्तुओं की। तो उन पूंजीगत वस्तुओं के टूट फूट को ठीक करने के लिए, वर्तमान उद्योगों को चलाए रखने के लिए रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी पुनर्स्थापन निवेश किया जाता है। पुनर्स्थापन निवेश वो निवेश होता है जो उत्पादन की गतिविधियों के दौरान जो पूंजी की घिसावट होती है, मशीनों में टूट फूट होती है, उसको पूरा करने के लिए किया जाता है। तो ये जो पुनर्स्थापन निवेश होता है उसके कारण नई उत्पादन क्षमता का तो विकास नहीं होता, लेकिन जो वर्तमान उत्पादन क्षमता है उसको मेंटेन किया जाता है। तो जब पुनर्स्थापन निवेश किया जाता है तो इसके कारण पूंजीगत वस्तुओं की मांग बढ़ती है। अब यह ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है रिवाइवल कैसे होगा वो देखिएगा। रिवाइवल होगा पूंजीगत वस्तुओं की मांग बढ़ने के कारण। तो जब पूंजीगत वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो वहां पर भी जो है उस मांग को पूरा करने के लिए नया निवेश करना पड़ता है। अब जितनी पूंजीगत वस्तुओं की मांग हुई है उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो उसकी वजह से जो आय में कई गुना ज्यादा वृद्धि होती है। और जब आय में कई गुना ज्यादा वृद्धि होती है तो उसके कारण जो है अर्थव्यवस्था के अंदर फिर से मांग बढ़ने लगती है, और उस मांग के बढ़ने के कारण तवरक के अनुसार कई गुना ज्यादा निवेश किया जाएगा। और जब कई गुना ज्यादा निवेश किया जाएगा तो उसके कारण अर्थव्यवस्था में दोबारा से तेजी आने लगती है। तो इस प्रकार से तवरक जो होता है वो निचली सीमा का कार्य करता है कि अगर तवरक के अनुसार इन्वेस्टमेंट ना किया जाता, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट ना होता, तो अर्थव्यवस्था लगातार नीचे ही नीचे चली जाती। लेकिन तवरक ने जो है निचली सीमा का कार्य किया है। तो इस प्रकार से सिंपल शब्दों में अगर हम समझे तो ये जो हिक्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत है, इस व्यापार चक्र के अंदर जो है निवेश गुणक जो है चक्र की शुरुआत करता है, जो स्वायत्त निवेश होता है उसकी वजह से। उसके बाद जो होता है एक सीमा के बाद जो है अर्थव्यवस्था के अंदर जो आर्थिक गतिविधियां उनमें कमी आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में मंदी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन मंदी की अवस्था के अंदर भी कुछ गतिविधियां चलती रहती है, जिनकी वजह से जो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट की वजह से जो तवरक के अनुसार निवेश किया जाता है, उसके कारण जो दोबारा से अर्थव्यवस्था के अंदर जो वो रिकवरी शुरू हो जाती है, तेजी की स्थितियां आनी शुरू हो जाती है। अब हम रेखा चित्र के माध्यम से देखते हैं कि शुरू के अंदर यहाँ पर देखिएगा ओ एक्स अक्ष के ऊपर समय लिया गया है और ओ वाई के ऊपर जो है इनकम और इन्वेस्टमेंट लिया गया है। ये हमारे पास में जो है ए जो है वो रेखा है। ए रेखा जो वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को दिखा रही है, यानी स्वायत्त निवेश को दिखा रही है। तो स्वायत्त निवेश क्या होता है? स्वायत्त निवेश जो होता है वह निवेश होता है जो सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इसमें भी आप देखिएगा, जैसा कि इन्होंने अजम्पशन में भी लिया था कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो वो लगातार बढ़ता चला जाता है। तो आप इसमें देखिएगा समय के साथ साथ जो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में पहले से ज्यादा वृद्धि होती जा रही है। तो हर अगली अवस्था के अंदर जो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में वृद्धि वो पहले से ज्यादा हो रही है। तो ये हमारे पास में जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की रेखा है। इसके बाद में ये हमारे पास में जो ऑरेंज कलर की रेखा है, जिसको अपन ने एफ से दिखाया है, ये जो है वो फ्लोर रेखा है, फ्लोर लाइन है। फ्लोर लाइन वह निम्नतम सीमा होती है, न्यूनतम सीमा होती है, जिससे नीचे एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर इनकम का लेवल नहीं गिर सकता। यानी अगर एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर मान लीजिए मंदी आती भी है, तो मंदी जो होती है इस सीमा से नीचे नहीं गिरेगी। हो सकता है इससे पहले रिकवरी हो जाए, लेकिन इससे नीचे तो अर्थव्यवस्था जो कतई नहीं जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो फ्लोर लाइन है, ये जो है एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जो व्यापार चक्कर आता है, उस व्यापार चक्कर की न्यूनतम सीमा को दिखाती है कि इस सीमा से आगे जो है अर्थव्यवस्था के अंदर जो वो उत्पादन नहीं गिर सकता। इस सीमा से ज्यादा अर्थव्यवस्था के अंदर मांग कम नहीं हो सकती। इस सीमा से नीचे जो लाभ नहीं गिर सकता। इस सीमा से नीचे इन्वेस्टमेंट नहीं गिर सकता। इसके बाद में हमारे पास में ये ई रेखा है। ये जो ई रेखा है ये संतुलन की रेखा है, ये जो है इक्विलिब्रियम पथ है। तो अर्थव्यवस्था जो होती है ये जो उसका संतुलन का बिंदु लाइन है, लेकिन अर्थव्यवस्था जो होती है इस गति से जो है विकास नहीं करती। या तो अर्थव्यवस्था इससे दाईं तरफ होगी या बाईं तरफ होगी, लेकिन जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो ये एवरेज ग्रोथ रेट को दिखाने वाली रेखा है, जिसको आप संतुलन पाथ कहते हैं। और इसके बाद में ये जो दोबारा से हमारे पास में जो ऑरेंज कलर की लाइन है, जिसको अपन ने सी से जो दिखाया है, ये जो है सीलिंग का कार्य करती है। सीलिंग का मतलब है कि एक जो देश की अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था जो होती है वो इस लाइन से आगे नहीं जा सकती।
इसके पीछे कारण ये है कि ये जो है एक देश के अंदर पूर्ण रोजगार के स्तर को दिखाती है, क्योंकि पूर्ण रोजगार से ज्यादा तो उत्पादन बढ़ ही नहीं सकता। यहाँ पर आकर के एक अर्थव्यवस्था के अंदर अगर आर्थिक गतिविधियों में तेजी है तो वापस नीचे की तरफ उसको आना पड़ेगा, इससे फालतू नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पर आने पर साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है। तो निम्नतम सीमा को निर्धारित किया है तवरक ने, उच्चतम सीमा को निर्धारित किया है एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जो उत्पादन के साधन है उन्होंने। अगर एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन के साधन बढ़ जाते हैं तो सीलिंग ऊपर की तरफ चली जाएगी, और अगर एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन के साधन कम हो जाते हैं तो सीलिंग वो नीचे की तरफ आ जाएगी। अब देखिएगा कि प्रारंभ के अंदर जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था जो है एम बिंदु के ऊपर संतुलन में है। अब एम बिंदु के ऊपर जब अर्थव्यवस्था संतुलन में है तो यहाँ पर जो शुरुआत के अंदर जो है अर्थव्यवस्था के अंदर जो है वो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एम के ऊपर। जब ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो उसके कारण अर्थव्यवस्था के अंदर जो निवेश गुणक के अनुसार यानी मल्टीप्लायर के अनुसार आय में कई गुना ज्यादा वृद्धि होगी। अब क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन के साधन थे, जो औद्योगिक क्षमता थी उसका पूरा प्रयोग किया जा रहा था, तो ऐसे में ये जो आय बढ़ी, इस आय के बढ़ने के कारण जो मांग बढ़ेगी, उस मांग को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था के अंदर जो है तवरक के अनुसार नया निवेश किया जाएगा। तो उस नए निवेश के कारण अर्थव्यवस्था के अंदर और ज्यादा तेजी से वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था जो होती है वो धीरे धीरे करते करते एम से जो है पी बिंदु तक पहुंच जाती है। तो एम से पी तक पहुंचना जो अर्थव्यवस्था में तेजी को दिखाता है, लेकिन क्योंकि पी जो है वो सीलिंग है, ऐसे में इस बिंदु से आगे अर्थव्यवस्था नहीं जा सकती। तो ये पी से लेकर के कुछ समय जो क्यू तक जो है वो इस सीलिंग के साथ साथ में आगे बढ़ती है, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है या आय में वृद्धि होती है तो उसके कारण नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाकर के जो इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है निवेश में जो है टाइम लैग पाया जाता है। तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था जो है पी से क्यू तक पहुंचेगी, और ये क्यू बिंदु जो है वो अपर टर्निंग पॉइंट है कि इस बिंदु के ऊपर पहुंचने के बाद अर्थव्यवस्था जो है नीचे की तरफ आएगी, यानी ये ऊपरी मोड़ बिंदु है। तो ऊपरी मोड़ बिंदु जो है वहां पर पहुंचने के बाद अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ आनी शुरू होगी, और यहाँ से अर्थव्यवस्था जो है क्यू से होती हुई टी तक पहुंचेगी। तो यहाँ से ये जो है एम पी क्यू, ये अर्थव्यवस्था के अंदर समृद्धि की स्थिति को दिखाते हैं। किस चीज की? समृद्धि। और क्यू से लेकर के टी तक अर्थव्यवस्था के अंदर जो है वो सुस्ती की अवस्था है। अब यहाँ पर देखिएगा जो आय में कमी होती है, अगर उसी अनुपात के अंदर इन्वेस्टमेंट कम होता, उपभोग कम होता तो अर्थव्यवस्था यहाँ पर पहुंचती, लेकिन जितनी इनकम गिर रही है आय उतनी उपभोग जो उतना नहीं गिर पाता, उसकी वजह से जो ये अर्थव्यवस्था है ये इस रास्ते पर आने की बजाय इस रास्ते पर नीचे की तरफ आ रही है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है वो नीचे की तरफ जो गिरना है वो धीरे धीरे होता है, क्योंकि जिस गति से आय में कमी होती है उस गति से उपभोग में कमी नहीं हो सकती। तो जब अर्थव्यवस्था जो है क्यू से लेकर के टी तक पहुंचती है तो ये मंदी की स्थिति होती है। यहाँ पर पहुंचने के बाद अर्थव्यवस्था जो होती है वो फ्लोर से टकराती है। फ्लोर से नीचे की तरफ जो अर्थव्यवस्था नहीं जा सकती, क्योंकि जब ये मंदी की स्थिति में होती है अर्थव्यवस्था तो उस अवस्था के अंदर भी कुछ न कुछ मांग का स्तर बना रहता है। उस मांग को पूरा करने के लिए कुछ उद्योग चलते रहेंगे, तो जो कुछ उद्योग चलते रहेंगे तो उन उद्योगों के अंदर टूट फूट होगी, तो उस टूट फूट को पूरा करने के लिए जो नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि तवरक के अनुसार जो है ज्यादा निवेश किया जाएगा या पूंजीगत वस्तुओं की जो मांग की जाएगी, उस मांग को पूरा करने के लिए जो निवेश होगा उस निवेश के कारण आय में वृद्धि होगी, और जब आय में वृद्धि होगी तो उसके कारण यहाँ पर जो है लोअर टर्निंग पॉइंट आता है, और टी जो है वो लोअर टर्निंग पॉइंट यानी इस बिंदु से जो है अर्थव्यवस्था वापस आगे की तरफ बढ़ने लगती है। तो शुरू के अंदर ये जो है टी से लेकर के आर तक जो है फ्लोर के साथ में चलेगी, और उसके बाद में दोबारा से अर्थव्यवस्था जो है वो आर से लेकर के एन की तरफ चली जाती है। और आर से एन की तरफ जो जाती है उसके पीछे कारण ये है कि जब पूंजीगत वस्तुओं की मांग बढ़ी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो उसको पूरा करने के लिए जो निवेश किया गया उसके कारण आय में कई गुना ज्यादा वृद्धि हुई, तो उसकी वजह से मांग बढ़ी। उस मांग को पूरा करने के लिए फिर से जो है तवरक के अनुसार ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और अर्थव्यवस्था जो है आर से लेकर के एन की तरफ चली जाती है। तो इस प्रकार से ये जो है हिक्स के अनुसार जो व्यापार चक्कर है वो व्यापार चक्कर एम पी क्यू टी आर एन जो है व्यापार चक्र कहलाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो है हिक्स का व्यापार चक्र है वो कंप्लीट
होता है। तो ये जो हिक्स का व्यापार चक्र है, इसके अंदर जो वो 3 प्रकार की स्थितियां, उनको अब आप डिस्कस करेंगे। पहला है विस्तार या समृद्धि की अवस्था। तो जैसा कि हमने पीछे जो व्यापार चक्र की हमने अवस्थाएं की थी, तो हमने देखा था कि विस्तार या जो समृद्धि की अवस्था होती है, उस अवस्था के अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर जो वो प्रत्येक प्रकार की जो गतिविधि होती है, चाहे वो निवेश की गतिविधि हो, चाहे वो मांग की हो, चाहे उत्पादन की हो, चाहे आय की हो, उसके अंदर वृद्धि होती चली जाती है। तो अब हम इस रेखा चित्र के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर जो समृद्धि की स्थिति है वो कौन सी है। यहाँ पर प्रारंभ के अंदर अर्थव्यवस्था जो है एम बिंदु पर होती है, और जब शुरू के अंदर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसके कारण जो है बाद में तवरक के अनुसार निवेश में कई गुना ज़्यादा वृद्धि होती है, जिसको अपन ने डिस्कस कर लिया था कि शुरू में जो निवेश होगा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, उसके कारण आय बढ़ेगी, उस आय के कारण मांग बढ़ेगी, उस मांग को पूरा करने के लिए कई गुना ज़्यादा निवेश किया जाएगा। तो उसकी वजह से जो है अर्थव्यवस्था के अंदर जो प्रेरित निवेश है उसमें वृद्धि होती है। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के कारण प्रेरित निवेश बढ़ा, और उसके कारण जो है आर्थिक गतिविधियां जो है वो बढ़ने लगती है, यानी उस इस अवस्था के अंदर कंजप्शन है उसमें वृद्धि होती है। कि इसके अलावा इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होती है, जो इन्वेस्टर होते हैं उनका प्रॉफिट बढ़ता है, उत्पादन का स्तर है वो बढ़ता है, और अर्थव्यवस्था जो होती है वो एम से लेकर के पी और पी से लेकर के क्यू तक जाती है। तो एम पी क्यू जो है वो एक अर्थव्यवस्था के अंदर समृद्धि की स्थिति को दिखाते हैं। अब इसके अंदर ये एम पी क्यू जो है सीमित व्यापार चक्र है। ये क्या है? सीमित व्यापार चक्र। सीमित व्यापार चक्र वह चक्र है जो अपनी उच्चतम सीमा के बाद नीचे की तरफ आना शुरू होता है, यानी सीलिंग के बाद नीचे की तरफ आना शुरू होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अर्थव्यवस्था के अंदर सीलिंग के बाद ही जो है नीचे की तरफ आना शुरू हो, ये व्यापार चक्र इस प्रकार भी हो सकता है। तो जब सीलिंग से पहले ही व्यापार चक्र नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है, यानी सुस्ती आनी शुरू हो जाती है अधिकतम उत्पादन के स्तर पर पहुंचने से पहले ही, उस अवस्था के अंदर जो व्यापार चक्र होता है उस व्यापार चक्र को स्वतंत्र व्यापार चक्र कहा जाता है। तो अगर पी से पहले ही अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाएगी तो वहां पर जो ट्रेड साइकिल होगा वो जो है स्वतंत्र ट्रेड साइकिल रहेगा। तो हमने ये देखा कि ये जो है अपर पॉइंट क्यू है, क्यू तक जो है अर्थव्यवस्था पहुंचती है वो समृद्धि की स्थिति कहलाती है। अब क्यू पर पहुंचने के बाद में जो है अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का पूर्ण प्रयोग होने लगता है, इसका मतलब पूर्ण रोजगार आ जाता है। तो पूर्ण रोजगार के बाद में जो है अर्थव्यवस्था वापस नीचे की तरफ आने लगती है। तो दूसरी जो अवस्था आती है वो है सुस्ती और मंदी की अवस्था। सुस्ती और मंदी की अवस्था के अंदर बेरोजगारी फैल जाती है, उत्पादकों के पास में जो है स्टॉक काफ़ी अधिक हो जाते हैं, लेकिन मांग कम होने की वजह से स्टॉक निकल नहीं पाते, इसलिए कीमतें कम होने लगती है, और जब कीमतें कम होने लगती है तो उससे उत्पादकों को लॉस होने लगता है। तो वो जो है निवेश कम करने लगते हैं, निवेश कम होगा तो उसके कारण आय में कई गुना ज़्यादा कमी होगी, और जब आय में कई गुना ज़्यादा कमी होगी तो उसके कारण जो है वो आगे और जो है तवरक के अनुसार इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा कम होगा। तो इस प्रकार से गुणक और तवरक जो है उसकी प्रतिकूल प्रक्रिया की शुरुआत होने की वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर सुस्ती और मंदी की स्थिति आने लगती है। अब हम इस चीज को रेखा चित्र के द्वारा देखते हैं। रेखा चित्र के अंदर Q से लेकर के T तक जो स्थिति है वो स्थिति जो है वो मंदी और सुस्ती की स्थिति है, कि इस अवस्था के दौरान जब Q तक अर्थव्यवस्था पहुंच गई, कब Q तक अर्थव्यवस्था के पहुंचने के बाद अगर एक बार जो चाहे वो प्रॉफिट की वजह से हो, चाहे जो वो लागत बढ़ने की वजह से हो, इन्वेस्टमेंट में जब कमी होती है तो इन्वेस्टमेंट के कम होने के कारण जो है अर्थव्यवस्था के अंदर गुणक और तवरक की प्रतिकूल प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और उस प्रतिकूल प्रक्रिया की शुरुआत होने की वजह से जो है लगातार जो है वो अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ चलती चली जाती है, और उसकी वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर मंदी और सुस्ती आती है। तो अर्थव्यवस्था के अंदर मंदी और सुस्ती की जो स्टेज है वो Q से लेकर के T तक है। तो यहाँ जो लोअर टर्निंग पॉइंट है, उस टर्निंग पॉइंट के बाद में अर्थव्यवस्था में रिकवरी होती है। तो अब हम पुनरुत्थान या रिकवरी की स्टेज को देखते हैं। ये पुनरुत्थान या रिकवरी की अवस्था क्या होती है और ये क्यों आती है? जैसा कि हमने इस सिद्धांत के अंदर पहले भी डिस्कस किया है कि अर्थव्यवस्था जो होती है अनंत काल तक नीचे नहीं गिर सकती, क्योंकि शुरू के अंदर मान लीजिए स्टॉक एक्सेस है, इसलिए जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी मांग बढ़ी अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टॉक पहले से ही काफ़ी अधिक पड़े हैं। लेकिन जब एक सीमा के बाद वो स्टॉक निकल जाता है तो जो थोड़ी बहुत भी मांग होती है, क्योंकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो साथ साथ में होता रहता है, उसके कारण जो है मांग का स्तर बना रहेगा,
तो उस मांग को पूरा करने के लिए कुछ उद्योग धंधे काम करना शुरू करते हैं। जब वो उद्योग धंधे चलते हैं तो उन उद्योग धंधों में टूट फूट होती है और उस टूट फूट को पूरा करने के लिए जो है पूंजीगत वस्तुओं की मांग की जाती है। तो जब पूंजीगत वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो उसके कारण जो तवरक के अनुसार कई गुना ज्यादा निवेश करना पड़ेगा। तो उस निवेश की वजह से अर्थव्यवस्था में आय बढ़ेगी और आय के बढ़ने का कारण अर्थव्यवस्था के अंदर जो है मांग में वृद्धि होगी। उस मांग को पूरा करने के लिए दोबारा से निवेश किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है वो रिकवरी की प्रक्रिया की शुरुआत को दर्शाती है। तो यहाँ पर अब हम रेखा चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये जो रिकवरी की स्टेज है वो स्टेज जो है वो टी से शुरू होती है कि टी जो है वो फ्लोर का न्यूनतम बिंदु आ जाता है इस व्यापार चक्र का। तो उसके बाद से अर्थव्यवस्था के अंदर जो वो तवरक जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उन पूंजीगत वस्तुओं की मांग बढ़ने की वजह से तवरक के अनुसार जो है कई गुना ज्यादा निवेश किया जाएगा। उसकी वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर मांग बढ़ेगी। मांग के को पूरा करने के लिए जो है प्रेरित निवेश दोबारा से होगा और अर्थव्यवस्था के अंदर जो है रोजगार में वृद्धि होने लगती है। धीरे धीरे कीमतें बढ़ने लगती है, लाभ बढ़ने लगते हैं। उसके कारण जो इन्वेस्टमेंट का स्तर है वो भी बढ़ने लगता है। तो टी से लेकर के आर से और एन तक जो अर्थव्यवस्था जाती है वो जो है रिकवरी की अवस्था को दिखाती है। तो इस प्रकार से एम पी क्यू जो वो समृद्धि की अवस्था है, क्यू टी जो वो सुस्ती और मंदी की अवस्था है और टी आर एन जो है वो रिकवरी की या पुनरुत्थान की अवस्था है। तो इस रेखा चित्र के अंदर ये जो अवस्थाएं हैं इसको जो है हिक्स ने दिखाया है। तो हिक्स और सैमुअल्सन का जो व्यापार चक्र है उसके अंदर मुख्य अंतर यही है कि जो सैमुअल्सन है वो जो है ये नहीं बता पाए थे कि अर्थव्यवस्था जो है उसका ऊपरी मोड़ बिंदु कब आएगा और क्यों आएगा और जो निचला मोड़ बिंदु है वो क्यों आएगा और कब आएगा। तो हिक्स ने जो है इसके कारण बताए हैं और उन्होंने अपने व्यापार चक्र के अंदर ऊपरी और जो निचले मोड़ बिंदु है उनकी अच्छे तरीके से व्याख्या की है। अब हम जो है इस व्यापार चक्र का जो सिद्धांत है हिक्स का उसकी आलोचना देखते हैं। केन्ज और सैमुअल्सन के मुकाबले हिक्स का जो व्यापार चक्र है वो काफ़ी बेहतर सिद्धांत लगता है क्योंकि इसके अंदर उन्होंने जो हिक्स और जो केन्ज के सिद्धांत में जो कमियां थी उन कमियों को दूर किया है। लेकिन फिर भी जो हिक्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत है उसके अंदर भी कुछ कमियां हैं। इसकी जो कुछ मान्यताएं ली गई है वो अवास्तविक है। इसी के आधार पर जो है हिक्स के व्यापार चक्र के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहला तवरक पर आधारित जो कैल्डोर है, कैल्डोर ने हिक्स के सिद्धांत के जो व्यापार चक्र का सिद्धांत है उसकी इस आधार पर आलोचना की है कि ये जो है तवरक पर आधारित है और तवरक जो है अपने आप में ही अवास्तविक है। कैल्डोर जो है तवरक को अवास्तविक मानते हैं, इसलिए ये सिद्धांत जो वास्तविक नहीं है। दूसरा तवरक की स्थिरता। इस सिद्धांत के अंदर जो है हिक्स ने तवरक को जो का मूल्य जो स्थिर माना है, लेकिन वास्तव में जो क्योंकि तवरक का मूल्य किसके ऊपर निर्भर करता है, कैपिटल आउटपुट रेशियो के ऊपर। और तकनीक में समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है और टेक्नोलॉजी में चेंज आने के कारण ये कैपिटल आउटपुट रेशियो ये भी चेंज होता रहता है। तो इसकी वजह से ये जो तवरक होता है उसका मूल्य स्थिर नहीं रहता। तो तवरक के मूल्य में परिवर्तन आने पर व्यापार चक्र की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। नेक्स्ट है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर नहीं रहती। इस सिद्धांत के अंदर हिक्स ने एमपीसी को स्थिर माना है, लेकिन एमपीसी जो होती है वो उपभोक्ताओं की रुचि, आदत, फैशन आदि के ऊपर निर्भर करती है और ये रुचि, आदत, फैशन होते हैं इनमें जो है परिवर्तन होता रहता है। तो जिसकी वजह से जो एमपीसी में परिवर्तन होगा और एमपीसी में परिवर्तन होने से गुणक के मूल्य में भी परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से हिक्स ने अपने सिद्धांत में ये माना था कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और जो गुणक का मूल्य है वो स्थिर रहता है, लेकिन वास्तव में ना तो एमपीसी स्थिर रहती है और ना ही गुणक का मूल्य वो स्थिर रहता है, क्योंकि गुणक का मूल्य तो एमपीसी पर निर्भर करेगा। अगर एमपीसी में परिवर्तन होता है तो उसी के अनुसार गुणक के मूल्य में भी परिवर्तन हो जाता है। आगे सीलिंग स्थिर नहीं रहती। इस सिद्धांत के अंदर हिक्स ने अधिकतम उत्पादन की सीमा को स्थिर माना है, क्योंकि सीलिंग है वो क्या है, अधिकतर उत्पादन की सीमा है। लेकिन ड्रनबर्ग ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि पूंजी की मात्रा और उत्पादन के साधनों की मात्रा में परिवर्तन होता रहता है और जब कभी भी उत्पादन की जो उत्पादन के साधन है उनकी मात्रा बढ़ेगी, सीलिंग ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। अगर पूंजी की मात्रा में वृद्धि होगी तो भी सीलिंग ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। तो इस प्रकार से जो सीलिंग होती है ये विकासशील देश जो होते हैं उनके अंदर जो है उत्पादन
के साधन भी बढ़ते रहती है, पूंजी की मात्रा भी बढ़ती रहती है, तो उन देशों के अंदर भी ये स्थिर नहीं होती। दूसरा, विकसित देशों के अंदर भी ये स्थिर नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल चेंज आते रहते हैं, तो तकनीक में परिवर्तन के कारण भी जो है सीलिंग में परिवर्तन आता है। इसके बाद स्वचालित निवेश सक्रिय मानना गलत है। हिक्स ने अपने सिद्धांत के अंदर जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट या स्वतंत्र निवेश या स्वचालित निवेश है उसको निष्क्रिय माना है, और प्रेरित निवेश को सक्रिय माना है, कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो आय, उत्पादन और रोजगार को बढ़ाने का जो कार्य करता है वो प्रेरित निवेश करता है। लेकिन ऐसा हर परिस्थिति में लागू नहीं होता। कई बार जो स्वायत्त निवेश होता है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है अर्थव्यवस्था के अंदर वो प्रेरित निवेश से भी ज्यादा होता है। इसलिए प्रेरित निवेश, जो ये स्वायत्त निवेश है, इसको निष्क्रिय मान लेना जो है एक बड़ी भारी भूल है। आगे मौद्रिक तत्वों की अवहेलना। हिक्स का जो व्यापार चक्र का सिद्धांत है वास्तविक तत्वों जैसे निवेश, बचत, उपभोग पर निर्भर करता है, लेकिन एक देश के अंदर जो उत्पादन है, आय है, रोजगार है, उसके ऊपर मौद्रिक तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे मुद्रा की मांग है, मुद्रा की पूर्ति है, ब्याज की दर है, ये भी एक अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन, आय तथा रोजगार को प्रभावित करती है। लेकिन हिक्स ने अपने सिद्धांत के अंदर इन तत्वों के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है। इस वजह से ये जो हिक्स का सिद्धांत है ये एक तरफा सिद्धांत है, यानी केवल वास्तविक तत्वों पर आधारित सिद्धांत है। नेक्स्ट है उद्योगों की पूर्ण क्षमता उपयोग की मान्यता गलत है। हिक्स ने अपने सिद्धांत के अंदर ये माना है कि वर्तमान में सभी उद्योग जो होते हैं अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि कोई भी उद्योग जो है अपनी जो है हर समय अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करता रहे। तो ऐसे में अगर उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर रहे हैं तो उस अवस्था के अंदर जो है त्वरक सक्रिय नहीं होगा, और जब ये सिद्धांत त्वरक पर आधारित और त्वरक सक्रिय नहीं है तो ये सिद्धांत जो है अवास्तविक अपने आप बन जाता है। आगे स्वचालित निवेश में वृद्धि स्थिर नहीं होती। इस सिद्धांत के अंदर ये माना गया है कि जो स्वचालित निवेश यानी जो सरकारी निवेश है वो एक स्थिर गति से आगे बढ़ता है, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है, क्योंकि सरकार जो होती है परिस्थितियों के अनुसार अपने जो है इन्वेस्टमेंट है उसमें वृद्धि करती है, उसमें कमी करती है। जैसे अभी जो है अगर प्रेजेंट की बात करें तो कोविड-19 की परिस्थितियां चल रही है, तो उस परिस्थितियों के अंदर सरकार को जो है विशेष रूप से जो अपने चिकित्सा का क्षेत्र है उसके अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ा है। लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए भी सरकार को काफी अधिक मात्रा में व्यय करना पड़ा है। तो इस प्रकार से सरकार का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कांस्टेंट दर से आगे नहीं बढ़ता, बल्कि उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो अब तक हमने जो है ये हिक्स का जो व्यापार चक्र का सिद्धांत है उसको किया। तो हमने देखा कि इसकी शुरुआत में कि सैमुअल्सन के सिद्धांत पर ही आधारित है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज किया गया है हिक्स के द्वारा, उसमें थोड़े जो सुधार किया गया है। उसके बाद हमने हिक्स के सिद्धांत की मान्यताएं देखी। फिर हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है हिक्स का जो व्यापार चक्र का सिद्धांत है वो कार्य वो जो है पूरा होता है उसमें व्यापार चक्र, कौन कौन सी स्टेजेज है उन स्टेजेस की हमने एक्सप्लेनेशन देखी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो हिक्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत है उसकी कौन कौन सी आलोचनाएं हैं या उसमें कौन कौन सी कमियां हैं। तो अब हमारा जब ये टॉपिक पूरा हो गया है तो अब हम जो है वो मूल्यांकन देखते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि अभी तक हमने जो किया वो कितना कुछ समझ में आया है। तो आप इन क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया। तो व्यापार चक्र क्या है, हिक्स के व्यापार चक्र की व्याख्या कीजिए, और हिक्स के व्यापार चक्र में क्या कमियां हैं। व्यापार चक्र की निचली सीमा और ऊपरी सीमा का क्या अर्थ है, यानी सीलिंग और जो फ्लोर है उसका क्या मतलब है। इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।